सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको ये बात तो मालूम होनी चाहिए कि G20 की रिसेंटली की समिट में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो ऑलरेडी ये पास हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है ये मतलब 100% ये पास हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं ये जो वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि इसके कुछ कारण है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करना चाहेंगे, खासकर इसके रिगार्डिंग कि न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन है, ये 100% जो है ना, ये सहसहमति से कैसे पास हो गया। इसमें क्योंकि बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन-रशिया कॉन्फ्लिक्ट इस पे इश्यू था। इसमें भी 100% एक तो कम से कम होना चाहिए ना कि जो कम से कम कबाब में हड्डी बने, नहीं, ऐसा कोई नहीं था। 100% ये पास हुआ है। और कहीं न कहीं ये जो खबर है, हर एक कहीं न कहीं मीडिया में कहीं न कहीं आपको देखने को मिला होगा। जो G20 का जो मीटिंग है, समिट है, कह सकते हैं कि 9-10 को ऑफ़िशियली ये आपका समिट था। और इसके पहले आप कह सकते हैं कि फरवरी से ही आपका मीटिंग आपका स्टार्ट था। जो भी आपके एजेंडा जो भी नेगोशिएशन होते हैं, ये आपके फरवरी से स्टार्ट थे और हर एक ऑलमोस्ट कहीं न कहीं मल्टीपल सिटीज़ में ये जो मीटिंग्स कंडक्ट करवाई गई और जो भी एजेंडा था उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ाया गया। और एक चीज़ है, जो इसके पहले जो मीटिंग थी वो जो शेरपा होता है, सो इंडिया के साइड से अमिताभ कांत हैं, वो शेरपा का रोल प्ले कर रहे थे। और इनकी तरफ से आपको मालूम होना चाहिए कि 200 आवर्स या हम ये कहें 300 मीटिंग्स G20 शेरपा की लिस्ट में थी। और ये पूरा कहीं न कहीं मीटिंग्स कंडक्ट करवाई गई। हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव थे, शेरपा क्या होता है बेसिकली, ये शेरपा को समझ लीजिए। शेरपा हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक आसान भाषा में ये समझिए कि जब भी एक शादी के टाइम में क्या होता है ना कि शादी के पहले फूफा और मौसा जी पहले जाते हैं रिश्तेदार जो सेटल करने के लिए, और जो भी मतलब रिचुअल्स होते हैं उसके लिए। जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो रिचुअल्स में ही आपके दहेज-वहेज जो भी लेने होते हैं वो समथिंग हो जाते हैं। और जब फाइनली जब होता है शादी के दिन में तो दूल्हा-दुल्हन आते हैं और शादी करके फिर निकल जाते हैं। ये वाला जो दूल्हा-दुल्हन वाला जो चीज़ है ना, वो 9 और 10 के दिन कंडक्ट किया गया। और इसके पहले जो था आपका, जो बोल सकते हैं कि जो बाकी रस्में जो होती है, वो आपके शेरपा की तरफ से करवाई गई। तो ये आपका शेरपा का मीनिंग होता है। मतलब एक सिंपल एक आसान भाषा में समझ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको समझने की चीज़ ये है कि जो G20 की समिट में खासकर ये जो डिक्लेरेशन जो आपका फाइनली पास हुआ, ये यहाँ पे कह सकते हैं 100% ये कंसेंसस था। लेकिन इस कंसेंसस में 4 इंडियंस जो थे, इनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। वो 4 इंडियन डिप्लोमेट्स कौन थे? तो 4 इंडियन डिप्लोमेट्स आपके एक इनम गंभीर, एक आपके आशीष सिन्हा, अभय ठाकुर, नागराज नायडू, ककनूर करके, ये आपके 4 जो इंडियन डिप्लोमेट, इनकी जो भूमिका बहुत बड़ी रही है। और जब ये कहीं न कहीं ये जस्ट अ सेकंड, यस, जब ये आपका डिक्लेरेशन हुआ, या हम ये कहें कि जब आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब ये अनाउंस किया गया, तो मोदी जी ने उसी स वक़्त जब ये सूचना मिली तो इन्होंने भी अनाउंस किया। और जब अनाउंस किया तो कहीं न कहीं जितने भी G20 समिट में जो भी लोग या रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए थे, लीडर्स, उन्होंने भी कहीं न कहीं अपनी जो मुहर वो लगाई। अब सवाल निकल के ये आता है कि अभी रिसेंट का न्यूज़ ये है कि ये जो G20 में जो खासकर 100% जो कंसेंसस मिला है, तो इस कंसेंसस में यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं इनको कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि तारीफ़ ही की है। और ये तारीफ़ शशि थरूर की तरफ से हो, चाहे और भी बाकी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रसिया यूक्रेन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग आएँगे उसमें कहीं न कहीं चाइना कहीं न कहीं बीच में कबाब में हड्डी बन सकता था, रसिया बन सकता था, यूक्रेन बन सकता था। क्योंकि आपको मालूम है कि बाली समिट जब इंडोनेशिया में हुआ था 2022 वाले टाइम में, तो उस टाइम में एट लीस्ट 19 टाइम्स जो है ना वो सॉरी, 20 की जगह पर G19 वर्ड यूज़ किया जा रहा था, खासकर जो ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन के आपके जो लीडर। अब यहाँ पर सवाल निकल के आ रहा है कि उस टाइम में जब ये आपका जो मीटिंग कंडक्ट हुआ और इस बार जो G20 की मीटिंग कंडक्ट हुआ, इसमें कहीं न कहीं कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिला। जब ये कंसेंसस जब वोटिंग हुई तो 100% कंसेंसस साइन हुआ। ये कैसे हुआ, हम आगे बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन सवाल निकल के ये आ रहा है ना कि जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन में जो मेन इश्यूज़ था वॉर को लेकर, यूक्रेन वॉर को लेकर, सेकेंड वॉर को लेकर, और सबसे अगर सेकंड में देखा जाए तो ग्रेन और फूड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, दोनों चीज़ में क्या बातें हुई, किस तरीके से हुई, तो इसमें डिक्लेरेशन में शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं ब्रीफली कि यहाँ पर सबसे पहला जो बोला गया बात कि ऑल स्टेट्स मस्ट एक्ट इन मैनर कंसिस्टेंट विद पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑन यूएन चार्टर इन इट्स इंटायरिटी। मतलब ये हुआ कि यूएन चार्टर में जो चीज़ें मेंशन है, आपको बताना चाहते हैं यूएन चार्टर, जो कि आपको एक चीज़ तो
कहीं न कहीं आपको लिटरली मालूम होगा कि 1945 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब ये खत्म होता है, तो यूएन चार्टर की तरफ से ये चीज़ें रिलीज़ की जाती है। और इसके बाद में कुछ न कुछ पॉइंट रखे जाते हैं कि जो भी आगे हमारे जो जनरेशन होंगे, ठीक है? उसको कहीं न कहीं युद्ध के लिए उकसाने वाली चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? युद्ध के लिए रोकना है, ठीक है? इसके अलावा भी जो ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स है होते हैं या ह्यूमन पर्सन्स या ह्यूमन के रिगार्डिंग, ठीक है? इसके रिगार्डिंग बात की गई, प्लस सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करने की रिगार्डिंग ये बात की गई, खासकर यूएन चार्टर। बहुत बड़ा ये पॉइंट है। तो इसमें ये कहा गया कि जो यूएन चार्टर का जो प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करने की नीड है। हर एक स्टेट्स का मतलब यहाँ राज्य नहीं, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में खासकर कंट्री को स्टेट बोलते हैं। फिर यहाँ बोला गया कि अ, हर एक कंट्री को कहीं न कहीं थ्रेट और फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, खासकर टेरिटोरियल एक्विजिशन में। हम लोग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, सॉवरेनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस है, वो हमें प्रोवाइड करने की नीड है। और जो हम लोग बात-बात में जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो धमकी देते हैं, खासकर इस ये यहाँ पर निशाना था किसकी तरफ? तो पाकिस्तान की तरफ। तो ये जो यहाँ पे देखिए, थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इज़ इनएडमिसिबल, ये बात भी यहाँ पर कही गई, खासकर यूक्रेन और रसिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब बाली वाला समिट हुआ था 2022 में, तो वहाँ पर तो नाम लिया गया था रसिया, यूक्रेन। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी साफ-साफ रसिया, यूक्रेन का नाम लिया नहीं गया, वॉर का नाम लिया नहीं गया। हाँ, यहाँ पे ये वॉर यूज़ किया गया, लेकिन रसिया, यूक्रेन का हो, ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया। और इसी के लिए कहा जाता है कि ये यहाँ पर इंडिया की एक या भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो G20 इंडिया में जो समिट बेसिकली कंडक्ट हुआ है, ये एक ऐतिहासिक इंडिया के लिए रहा है ना? तो पीसफुल रेज़ोल्यूशन के बारे में बात किया गया। फिर इसके बाद जो ये कहा गया कि जो एरा है ना, वो वॉर का एरा नहीं है। ये कहीं न कहीं हम लोग एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पीस एस्टेब्लिश करने की नीड है, स्टेबिलिटी बनाने की नीड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी फोकस करने की नीड है। और दूसरी बात यहाँ पर जो फूड, ग्रेन्स, एनर्जी, देखिए जब भी वॉर का कंडीशन होता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि जो फूड ग्रेन्स है, एनर्जी है या फिर अदर जो आइटम्स होते हैं इकोनॉमिक जो ये वो भी आपका कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं इसमें कि दिल्ली घोषणा पत्र या न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ना, इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो कि कहीं न कहीं आप इसको देख सकते हैं एक बार में। जो हर ऑल मतलब ऑलमोस्ट हर एक इश्यूज़ के बारे में बात किया गया, चाहे इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात हो, वित्तीय क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में बात हो, चाहे आपकी जो आतंकवाद, टेररिज़्म या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ की जो लड़ाई उसके रिगार्डिंग बात हो। तो ये ऑलमोस्ट हर एक जो सब्जेक्ट उसके बारे में टच किया गया। इसके थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ जो है ना, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस का है, ये पीडीएफ आपको हम जो ये डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा देंगे, ठीक है? फाइनली आपको आप ये बताना चाहते हैं आपके यहाँ पर कि जो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें स्टार्ट जो हुआ था ना, प्रिएम्बल्स हुआ था। और प्रिएम्बल में साफ-साफ कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, या हम ये कहें कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन आपके जो ये आपके समथिंग वन फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें इस बार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 7 पैराग्राफ के फॉर्म में ये डिक्लेरेशंस रिलीज़ की गई। और ये बहुत बड़ी बात है 7 पैराग्राफ में, क्योंकि पिछले बार हम बात करें इंडोनेशिया वाले बात में समिट में, तो उसमें आपका 3 ही आपका पैराग्राफ था, ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ थे, लेकिन इस बार 7 पैराग्राफ है और 7 पैराग्राफ में एक डिटेल वे में जो डिक्लेरेशन वो चीज़ें लिखी गई है। मतलब मोटा-मोटी हम पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ था उसमें बेसिकली बात किया गया स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक को कहीं न कहीं टच किया जाए, इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में बात हो, ट्रेड ग्रोथ के बारे में बात हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात हो। फिर सेकंड में आपका जो पैराग्राफ था उसमें एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात किया, जिसमें अभी 30 जो आपके गोल है, इसके बारे में बात किया गया। इसके बाद जो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात किया गया है। प्लस फोर्थ में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरीज, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के बारे में बात किया गया, जिसमें कहीं न कहीं आगे फ्यूचर में ये बनाया जाएगा और कहीं न कहीं सहसहमति से इसमें आगे चीज़ें प्रोसीड की जाएगी। प्लस यहाँ पर फिफ्थ में यहाँ बात किया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डीपीआई के बारे में कह सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कहीं पीबीआई में भी कहीं के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। और यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसके रिगार्डिंग बात की गई और ये बहुत डिटेल वे में है, तो आपको इन शॉर्ट हम बताना चाहते हैं जो खासकर तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, तो इन शॉर्ट आपको चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली यहाँ पर जो लास्ट में बताया गया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज होते हैं, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म के लिए, चाहे हम इंक्लूसिव वर्ल्ड की हम बात करते हैं, और फाइनली यहाँ पर कंक्लूड किया गया। तो ये जो डिक्लेरेशन था इसलिए भी कहा जाता है कि ऐतिहासिक है, क्योंकि इंडिया जो है इस बार
बार टोटल 112 आउटपुट निकल के आया है। देखिए, आउटपुट देखा जाए तो एक लाइन ऑफ एफर्ट्स में 73 है, लेकिन अगर इसके साथ अगर हम 39 को ऐड कर दें एनेक्स डॉक्यूमेंट मतलब इसके साथ में एडेड बोल सकते हैं, तो टोटल मिला के 112 जो है ना, ये आपके जो मुद्दे हैं उसमें कहीं न कहीं आउटकम्स निकल के आते हैं। ऐसा मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा इसके पहले मतलब जितने भी आपके समिट हुए हैं G20 के, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 112 आउटकम्स एक बार में निकल के आए। तो ये फिर भी ये कहता है कि कहीं न कहीं इसमें इंडिया की कूटनीति जीत है। अब दूसरी बात में एक चीज़ ये निकल के और भी आ रही है कि अभी रिसेंट में जो जयशंकर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने भी ये कहा है कि G20 की जो मीटिंग रही है, ये ऐसा नहीं कि ये इंडिकेट ये कर रहा है कि बेसिकली कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, वो अब जो है ना, ये मतलब इस स्थिति में है कि वो अब आइडियाज़, शेप, ग्लोबल इश्यूज़ जो भी जो है ना जो भी डिवाइड करती है या फोर्स कंसेंसस इसके रिगार्डिंग भी चीज़ें बात हो सकती हैं। इंडिया भी अपनी जो आइडियाज़ है, जो वो दे सकता है ग्लोबल इश्यूज़ के रिगार्डिंग वो मतलब किस तरीके से जो चीज़ें बदल रही है मल्टीलेटरल की हम बात करते हैं या फिर हम किसी और इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया भी अपना जो आइडियाज़ है वो या बोल सकते हैं कि चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया इतना कैपेबल है आज के टाइम में क्योंकि अभी इसके पहले कोई भी कंट्री या रसिया यूक्रेन की वॉर में कहीं न कहीं सब लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे थे। लेकिन इस बार रसिया यूक्रेन की वॉर में इंडिया ने इस तरीके से दाँव-पेच क्योंकि जब पिछली बार हुआ था क्योंकि इंडिया ने भी रसिया के सपोर्ट में तो नहीं लेकिन यहाँ पर दोनों मतलब कह सकते हैं कि दोनों की तरफ से कहीं न कहीं किसी की तरफ से फुल्ली सपोर्ट नहीं दिया किया गया। लेकिन इस बार इंडिया ने कहीं न कहीं पीस के बारे में बात ज़्यादा की, पीस के बारे में, वॉर को ज़्यादा मतलब जितना अवॉइड करे उसके बारे में ज़्यादा बात किया गया। और ये हर एक कंट्री कहीं न कहीं उसके सामने भी ये बात रखा जाएगा तो वो कहीं न कहीं इनकार नहीं करेगा कि हमें जो टेरिटोरियल एक्विजिशन चाहिए, इंटीग्रिटी को बना के रखना है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ बात की गई। प्लस जो हमारा जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें बेसिकली मेन फ़ोकस किया गया टूरिज़्म को लेकर, ठीक है? ताकि टूरिज़्म और ये बेसिकली आपको बताना चाहता टेलीग्राफ हर एक न्यू मीडिया में इसको पब्लिश किया गया, जो टूरिज़्म सेक्टर है। क्योंकि आपको मालूम है कि कल की डेट में एक वीडियो पब्लिश किए थे जिसमें आपका था जो आपका एशिया यूएई आपका यूरोप जो कॉरिडोर था इसके रिगार्डिंग हम बात किए थे। एशिया नहीं हम इंडिया बोल सकते हैं, सॉरी एशिया नहीं बोलना चाहिए। तो इंडिया यूएई आपका यूरोप जो कॉरिडोर था इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके रिगार्डिंग हम बात किए थे। तो ये अगर सक्सेसफुल होता है, ये अगर आगे जब एक्टिव एक्शन मोड में जब आएगा, तो टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा इसके ज़रिए। इसके बाद में आपको अभी बता दें कि अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो अभी चीज़ें निकल के आती है कि जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहीं न कहीं अभी अ, खबर ये निकल के आ रही है, ठीक है? कन्फर्मेशंस हो सकता है कि अभी आ जाए, ठीक है? मेरा वीडियो जब पब्लिश होगा। तो ये आ रही है कि जो इटली जो पहले आपको मालूम होना चाहिए बीआरआई यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट थी मतलब अ, था इटली। उन्होंने अभी यहाँ पर क्विट करने का की बात कही है चाइनीज़ प्रीमियर को और इसी में आपको बताना चाहते हैं G7 कंट्री में इटली आता है, यहाँ आप देख सकते हैं और G7 क्योंकि ये पहले G8 था तो रसिया भी बाहर निकल गया। तो G20 में आपका ये अभी G21 हो गया, आपको मालूम होना चाहिए अफ्रीकन जो यूनियन है उसको भी कहीं शामिल किया गया है। और ये आपको एक बात बात बताना चाहते हैं इसमें जो बेसिकली ये जो G20 की जो मीटिंग है ना, ये G20 जिसमें 21 कंट्री अभी इस टाइम में है और अभी एक बात और बताना चाहते हैं जो कि इंडिया इस मीटिंग के ज़रिए ग्लोबल साउथ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की। ग्लोबल साउथ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ज्योग्राफिकल लोकेशन से नहीं है, मतलब ये हुआ कि इसमें जो एशिया कंट्री हो गए, ठीक है? जो साउथ साइड में है बेसिकली और इंडिया हो गया, ठीक है? फिर आपका जो साउथ अमेरिका पार्ट हो गया, अफ्रीकन पार्ट हो गया, ओशिनिया ओशिनिया क्या होता है? ओशिनिया बेसिकली ये आपके जो ऑस्ट्रेलिया आपके जो ये जो कंट्री उसको हम बोलते हैं ओ ओ ओशिनिया। तो आई होप कि ये अभी जैसे ही इसमें कुछ डेवलपमेंट आता है तो कहीं न कहीं हम आगे और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लेके आएँगे। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।